हेलो एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉरपोरेट गवर्नेंस इन इंडिया। इंडिया का कॉरपोरेट गवर्नेंस कैसा है और कौन से ऑर्गेनाइजेशन इन कॉरपोरेट गवर्नेंस को फुलफिल करने में जुड़े हुए हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और फॉर मोर नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। So, corporate governance in India. The Indian corporate scenario was more or less stagnant till the early 90s. 90s तक वो stagnant था, वहाँ पे कोई changes नहीं थे, कोई rules and regulations ज़्यादा addition deletion नहीं हो रहे थे. The position and goals of Indian corporate sector has changed a lot after liberalization. जब 90s में liberalization हुआ, ठीक है, तब ये जो goals है Indian corporate sectors के वो change हो गए और उनका जो positioning है, उनका जो माइंडसेट है वो भी धीरे धीरे चेंज होता गया। India's Economic Forum program made a steady progress in 1994। इंडिया का जो इकोनॉमिक रिफॉर्म था वो उस इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रोग्राम ने एक स्टेडी प्रोग्रेस लिया, एक सटल प्रोग्रेस लेना शुरू किया। India with its 20 million shareholders is one of the largest emerging markets in terms of the market capitalization। इंडिया 20 मिलियन शेयर होल्डर्स के साथ एक लार्जेस्ट एमर्जिंग मार्केट की तरह उभर आया और वहां पे मार्केट कैपिटलाइजेशन का शुरू हुआ। कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑफ इंडिया हैज अंडरगॉन अ पैराडिग्म शिफ्ट। 1996 Confederation of Indian Industry CII took a special initiative on corporate governance। So CII ने 1996 में एक नया इनिशिएटिव लिया। उनका ऑब्जेक्टिव था, देयर ऑब्जेक्टिव वाज टू डेवलप एंड प्रमोट अ कोड फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस टू बी अडॉप्टेड एंड फॉलोड बाय इंडियन कंपनीज। तो उन्होंने एक कोड बनाया जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर था, प्रमोट करना था उन्हें कॉर्पोरेट गवर्नेंस को, और ये बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने अडॉप्ट भी किया और फॉलो भी किया इंडियन कंपनीज ने। बी दिस इन द प्राइवेट सेक्टर, द पब्लिक सेक्टर, बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ऑल ऑफ विच आर कॉर्पोरेट एंटिटीज। चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, बैंक्स हो या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, जो भी कंपनीज हो, वो अपने आप को कॉर्पोरेट एंटिटी मानते थे और उन्होंने ये कोड्स और ऑब्जेक्टिव्स को अपने बिजनेस में उन्होंने ऑपरेशनल किया। This initiative by CII followed from public concerns regarding the protection of investor interests, especially the small investor, the promotion of transparency within business and industry। अब ये इनिशिएटिव जो है फ्लो हुआ पब्लिक कंसर्न के वजह से, ठीक है, क्योंकि शेयर होल्डर का प्रोटेक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, शेयर होल्डर्स ही है, वो लोग हैं जो आपके कंपनी को एक बड़ा इन्वेस्टमेंट देता है, ठीक है, तो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो देता है उनके बारे में तो सोचना ही पड़ता है। सो उन्हीं के लिए ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस हमने बनाया है। अब उसके अंदर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक ऑर्गेनाइजेशन है। दिस ऑर्गेनाइजेशन इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज वॉचडॉग। सिक्योरिटीज में या फिर सिक्योरिटी मार्केट्स में जब भी कोई इशू होता है तो हम सेबी की बात करते हैं। दिस इज SEBI, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और ये वॉचडॉग की तरह काम करता है। कुछ गलत हुआ तो ये सबसे पहले एक्टिवेट होता है और उनके ऊपर वो काम करते हैं। द सिक्योरिटीज बोर्ड ऑफ इंडिया अनाउंस स्ट्रिक्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉर्म्स फॉर पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज। जो भी कंपनीज पब्लिकली लिस्टेड है, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, उनके लिए स्ट्रिक्ट नॉर्म्स बनाए गए। The Indian economy was liberalized in 1991 in order to achieve the full potential of liberalization and enable Indian stock market to attract huge investment from foreign institution investors. It was necessary to introduce a series of stock market reforms। So Indian economy में जब liberalization हुआ 1991 में, उन्होंने एक potential liberalization को achieve किया। अब इनसे क्या हुआ कि इंडियन स्टॉक मार्केट में लोगों का अट्रैक्शन बढ़ा और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए भी उन्होंने एक जगह छोड़ा कि आप फॉरेन कंट्री वाले लोग हमारे इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब ये जो इंट्रोडक्शन हुआ इन्वेस्टमेंट का, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था और इसी के साथ साथ उन्होंने बहुत सारी सीरीज जो है इंट्रोड्यूस कर दिए, ठीक है, बहुत सारे रिफॉर्म्स जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिए। तो ये जो रिफॉर्म्स है
ये जो रिफॉर्म्स है इंट्रोड्यूस होने के बाद अ, मतलब बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आए, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ उन्होंने इन्वेस्टर्स के लिए बहुत सारे दरवाजे खोल दिए, प्लस जो कंपनीज है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनके लिए भी एक एथिकल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म बना के दिया, जहाँ पे इन्वेस्टर आपके लिए कुछ काम कर सकते हैं और फाइनेंशियली आपको बैकअप दे सकते हैं। SEBI established in 1988 and became a fully autonomous body by the year 1992 with defined, ठीक है। अब ये जो established हुआ 1988 में एंड बिकेम फुल्ली ऑटोनोमस बॉडी। अब ऑटोनोमस बॉडी क्या है? ऑटोनोमस बॉडी क्या है? वो ऑटोनोमस बॉडी इज एन इंडिविजुअल एस्टेब्लिशमेंट, और ये जो इंडिविजुअल एस्टेब्लिशमेंट है, ये क्या करेंगे? फॉलो तो करेंगे कुछ गवर्नमेंटल रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए, और रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने के लिए इनको अपने खुद के सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी एस्टैब्लिश करने हैं, ठीक है। सो 1998 में जब ये एस्टैब्लिश हुआ तो फुल्ली ऑटोनोमस बॉडी हुआ, इनके ऊपर कोई नहीं है सरकार के अलावा, तो ये अपने रूल्स खुद बनाते हैं, इन्वेस्टर्स को कैसे प्रोटेक्ट करना है और कैसे इन्वेस्टर्स और कंपनी का जो रिलेशन है वो मेंटेन करना है। So, SEBI on April 12, 1998, the Securities Exchange Board of India was established with a dual objective. दो ऑब्जेक्टिव के साथ इन्होंने अपने आप को एस्टैब्लिश किया, प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ स्मॉल इन्वेस्टर्स एंड रेगुलेटिंग एंड डेवलपिंग द स्टॉक मार्केट इन इंडिया, ठीक है। इन्होंने ये क्या किया? एस्टैब्लिश किया दो ऑब्जेक्टिव के साथ, प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ स्मॉल इन्वेस्टर। अब स्मॉल इन्वेस्टर का मतलब क्या है? वो इन्वेस्टर्स जो लाखों लाखों शेयर होल्डर्स है, जो छोटे छोटे अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये छोटे छोटे अमाउंट का जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, समझिए कंपनी ने 10,000 शेयर्स का इशू किया। अब वो 10,000 शेयर्स में समझिए मैंने 100 शेयर्स परचेज किए, किसी और ने 50, किसी और ने 1,000, किसी और ने 200, किसी और ने 500। तो ऐसे छोटे छोटे जो इन्वेस्टर्स है, उनके जो राइट्स है उनको प्रोटेक्ट करना। देन रेगुलेटिंग एंड डेवलपिंग द स्टॉक मार्केट्स इन इंडिया, स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करना और डेवलप करते जाना, और स्टॉक मार्केट का जो ट्रेडिंग हो रहा है वो एथिकली हो रहा है नहीं हो रहा है वो चेक करना। In 1992, the BSE, the leading stock exchange in India, witnessed the first major scam mastermind हर्षद मेहता। सो 1992 में एक लीडिंग स्टॉक एक्सचेंज बना इंडिया का, बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जहां पे एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ, जिन्हें हम कहते हैं हर्षद मेहता स्कैम। दिस वाज द फर्स्ट मेजर स्कैम। अब हर्षद मेहता स्कैम के ऊपर एक मूवी भी बनी है, ठीक है। रिसेंटली शायद वो लॉन्च हुई है, उनका प्रमोशन हर जगह में चल रहा है, यूट्यूब में भी चल रहा है, हर सोशल प्लेटफॉर्म में उनका स्कैम चल रहा है। अगर आपको वो जानना है तो आप वो मूवी या फिर एक वेब सीरीज है मेरे ख्याल से, वो देख सकते हो आप, ठीक है। और उससे आपको पता चलेगा कि ये हर्षद मेहता स्कैम जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, वो क्या था और कैसे हुआ। Analyst felt that if more powers had been given to SEBI, the scam would not happen. Analyst जो है, जो रिसर्चर है, जिन्होंने इस स्कैम के बाद बहुत सारी स्टडी की, उनको लगता है कि अगर सेबी को बहुत पावर दिए होते, सेबी के पास ज़्यादा पावर्स होते, तो ये स्कैम नहीं होता। So as a result, the government of India brought in a separate legislation by the name SEBI Act 1992 and conferred statutory powers to it. तो सेबी ने क्या किया? अब इसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया? सेबी एक्ट 1992, एक अलग ही एक्ट दिया उनको, और उनको कहा कि आप अपने रूल्स एंड रेगुलेशन अपने हिसाब से बनाइए। अगर आपको लगता है कोई गलत हो रहा है तो उसके लिए आप क्या पनिशमेंट कर सकते हो, कंपनी अगर गलत कर रही है तो क्या पनिशमेंट कर सकते हो, शेयर होल्डर गलत कर रहा है तो क्या पनिशमेंट दे सकते हो, ये सारी चीजें आपको नोटिफाई करनी है, आपको अपने खुद के एक्ट बनाना है, ठीक है। सिंस देन सेबी हैड इंट्रोड्यूस्ड सेवरल स्टॉक, ठीक है। उसके बाद सेबी ने क्या किया? बहुत सारे स्टॉक्स को इंट्रोड्यूस किया और स्टॉक मार्केट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को इंट्रोड्यूस किया, स्टॉक लिस्ट किए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के। सेबी एंड क्लॉज 9, सेबी asked Indian firms above a certain size to implement clause 9.
49, clause 49, a regulation that strengthen the role of independent directors serving on corporate boards. So सेबी ने क्या किया, इंडियन फर्म्स को एक सर्टन साइज दिया इम्प्लीमेंट करने के लिए क्लॉज 9 के लिए, और वो रेगुलेशन उन्होंने बताया कि ये रेगुलेशन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है आपके साथ आपके कॉर्पोरेट बोर्ड में काम करते हैं उनको स्ट्रेंथन करने के लिए, क्योंकि क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में 4 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है और 1 या 2 इंडिविजुअल डायरेक्टर है और 2 कंपनी के फुल टाइम डायरेक्टर्स है। तो वहाँ पे डिसीजन मेकिंग में बायस आ सकता है, डिसीजन मेकिंग में कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं। इसी वजह से उन्होंने इंडिविजुअल डायरेक्टर्स के ऊपर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के ऊपर फोकस किया। On August 26, 2003, SEBI announced an amended clause 49 of the listing agreement, which every public company listed on an Indian stock exchange is required to sign. The amended clause come into immediate effect for companies seeking a new listing. फिर उसके बाद 49 जो क्लॉज है उन्होंने, सेबी ने बहुत सारे अमेंडमेंट किए। अमेंडमेंट मतलब चेंजेस, अल्टरेशंस, और ये अमेंडमेंट लिस्टिंग के ऊपर किया। सो जो कंपनी लिस्टेड है इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में उनको रिक्वायरमेंट है कि ये क्लॉज आप साइन करोगे। और जो अमेंडेड क्लॉज है वो इमीडिएट इफेक्ट में आया 2003 में, और जो भी नए लिस्टिंग वाली कंपनीज है उनके लिए भी ये क्लॉज एप्लीकेबल कर दिया। द मेजर चेंजेस टू क्लॉज 49, बहुत सारे मेजर चेंजेस क्या थे 49 में। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो 1/3 और हाफ डिपेंडिंग वेदर द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड इज अ नॉन एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव पोजीशन। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कितने चाहिए, 1/3 या हाफ, चाहे वो चेयरमैन ऑफ बोर्ड जो है वो नॉन एग्जीक्यूटिव हो या फिर एग्जीक्यूटिव पोजीशन में हो। अब नॉन एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के बारे में जब बात करेंगे, द टोटल टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इज नाउ लिमिटेड टू 3 टर्म्स ऑफ 3 ईयर्स ईच। तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का जो टर्म है वो लिमिटेड कर दिया गया है 3 टर्म के लिए, हर 3 साल, ठीक है। देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जब बात करेंगे तो बोर्ड इज रिक्वायर्ड टू फ्रेम अ कोड ऑफ कंडक्ट। एक कोड ऑफ कंडक्ट उनको बनाना है सारे बोर्ड मेंबर्स के लिए और सीनियर मैनेजमेंट के लिए। ईच ऑफ देम हैव टू एनुअली अफर्म कंप्लायंस विद द कोड। सभी को अपने कोड ऑफ कंडक्ट के साथ कंप्लाइन करना है, ठीक है। उन्हें वो एग्री करके फॉलो करना है, एनुअली अफर्मेशन लेना है। ऑडिट कमेटी के बारे में भी उन्होंने कुछ अमेंडमेंट किया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड द ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट टू मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और जो ऑडिट रिपोर्ट ऑफ मैनेजमेंट डिस्कशन है, एनालिसिस है फाइनेंशियल कंडीशंस का, रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन कंप्लायंस विद लॉज, रिस्क मैनेजमेंट लेटर्स, वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल इशूड बाय स्टैट्यूटरी, इंटरनल ऑडिटर्स, रिमूवल एंड टर्म्स ऑफ रेम्युनरेशन ऑफ द चीफ इंटरनल ऑडिटर। ये सारी चीज़ों के लिए आपको ऑडिट कमेटी बनानी है और आपको ऑडिट रिपोर्ट इन सारी चीज़ों का भी देना है। विसल ब्लोअर पॉलिसी, द पॉलिसी हैज टू बी कम्युनिकेटेड टू ऑल एम्प्लॉय एंड विसल ब्लोअर्स शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम अनफेयर ट्रीटमेंट एंड टर्मिनेशंस। सो कोई भी एक व्यक्ति है, जनरल व्यक्ति है जो आपके ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा है, ठीक है, तो आपको उसको प्रोटेक्ट करना है अनफेयर ट्रीटमेंट से और टर्मिनेशन से। ऐसा हो सकता है कि आप जब ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, फॉर एग्जांपल रिलायंस कंपनी में काम कर रहे हो, रिलायंस ने आपको पहले ही अनाउंस कर दिया कि अगले महीने हम नया प्रोजेक्ट लेकर आने वाले हैं जिससे हमारे मार्केट के प्राइस बढ़ने वाले हैं। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है एज एन एम्प्लॉय मुझे पता चला, मैंने मेरे इन्वेस्टर दोस्त को कहा कि भाई रिलायंस में इन्वेस्ट कर दे, ये ले मेरे 50,000 और तू ऊपर से थोड़े से पैसे डाल के इन्वेस्ट कर दे। आज 200 रुपये शेयर का प्राइस है, तो अगले महीने या से शायद वो 400 रुपये के लिए आगे बढ़ता जाएगा। तो ये इंटरनल ट्रेडिंग हो गया। तो ये अनफेयर ट्रीटमेंट है बाकी जनरल लोगों के लिए जो नहीं जानते कि ये चेंजेस आने वाले हैं, ठीक है। दिस इज एन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। Then subsidiary companies 50% non-executive directors and 1/3 and half independent director depending on whether the chairman is non-executive or executive. So 50% non-executive director चाहिए and 1/3 और half independent directors, डिपेंड करता है कि वो नॉन एग्जीक्यूटिव है या एग्जीक्यूटिव है। तो ये था आपके लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडिया का वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और कर दिया है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। सिर्फ 2 दोस्तों को शेयर कीजिए और उन्हें कहिए फॉर मोर नोटिफिकेशन क्लिक ऑन बेल आइकन। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग, बाय बाय।